हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। मैं उपस्थित हो चुकी हूँ आपके अगले वीडियो लेक्चर के साथ, जिसमें हम बात करेंगे द्विवेदी युग के महान कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। अयोध्या सिंह उपाध्याय केवल एक महान कवि ही नहीं थे, बल्कि एक महान आलोचक, निबंधकार, उपन्यासकार, नाटककार के रूप में भी इन्होंने हिंदी साहित्य में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन्होंने कविता के माध्यम से भारतीय पुनरुत्थान को महत्व दिया। भारत के जो नवयुवक थे उनका मार्गदर्शन उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से किया और इन्होंने कविता में उपदेशात्मक वृत्ति को हमेशा से ही अपनाया है। तो आज उन महान कवि, आलोचक, उपन्यासकार एवं नाटककार की बात इस व्याख्यान में होगी, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि अयोध्या सिंह उपाध्याय बहुत महत्वपूर्ण कवि थे और इनसे संबंधित कोई ना कोई प्रश्न प्रत्येक परीक्षा में पूछ ही लिया जाता है। तो ये व्याख्यान परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगा। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनके जन्म की। इनका जन्म कब हुआ? इनका जन्म हुआ 1865 ईस्वी में। 1865 ईस्वी में। और किसका जन्म हुआ था? भारतेंदु युग में राधा कृष्ण दास, जो कौन थे? जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई थे। उनका जन्म भी कब होता है? 1865 ईस्वी में काशी में होता है। और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जन्म कब हुआ? 1865 ईस्वी में। कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश में ही हुआ। देखिए, ज़्यादातर जो विद्वान हैं वो कहाँ से हैं? वो उत्तर प्रदेश से हैं। उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ जिले के निजामाबाद, आजमगढ़ जिले के निजामाबाद नामक स्थान पर इनका जन्म होता है। किसका जन्म होता है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का। इनके पिता की बात करें तो इनके पिता का नाम था भोलानाथ सिंह। भोलानाथ सिंह। कहीं कहीं पर आपको पंडित भोलानाथ उपाध्याय भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो हरिऔध के पूर्वज थे वो क्या थे? वो सनाड्य ब्राह्मण थे और बाद में इन्होंने सिख धर्म को अपना लिया था। इसलिए कहीं पर इनका नाम पंडित भोलानाथ उपाध्याय आपको देखने को मिलेगा और कहीं पर पंडित भोलानाथ सिंह, दोनों ही सही हैं। और इनकी माता का क्या नाम था? इनकी माता का नाम था रुक्मणी देवी। इनकी माता का क्या नाम था? रुक्मणी देवी, जो कि एक धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। और इनकी पत्नी का नाम था निर्मला देवी। निर्मला देवी। शिक्षा की अगर बात करें तो इनकी आरंभिक शिक्षा जो है वो निजामाबाद में ही होती है। अपने गांव के स्कूल में ही मिडिल परीक्षा पास करते हैं और फारसी जो है वो 5 वर्ष की आयु में ही इन्होंने अपने चाचा से सीख ली थी। 8वीं कक्षा निजामाबाद के स्कूल में करने के पश्चात ये क्या है, काशी के क्वींस कॉलेज में अंग्रेजी सीखने के लिए दाखिला लेते हैं, परंतु वहाँ जाकर ये अस्वस्थ हो जाते हैं, इनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, तो अपनी जो शिक्षा है उसको बीच में ही छोड़ करके ये पुनः निजामाबाद आ जाते हैं और स्वाध्याय द्वारा ही ये फारसी, संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी इत्यादि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करते हैं। और अपनी शिक्षा पूरी कर लेने के पश्चात ये निजामाबाद के ही एक मिडिल स्कूल में प्रधाना या हेडमास्टर कह लीजिए कि हेडमास्टर के पद पर ये नियुक्त हो जाते हैं। हेडमास्टर के पद पर ये नियुक्त होते हैं 1883 ईस्वी में।
तो आजीविका कमाने की अगर बात करें तो इन्होंने अपने आजीविका कमाने का जो कार्य है वो किससे शुरू किया, वो किया अध्यापन कार्य से उन्होंने अपनी आजीविका शुरू की। और ये क्या हो जाते हैं 1883 ईस्वी में, 1883 ईस्वी में निजामाबाद में हेड मास्टर के पद पर नियुक्त होते हैं। हेडमास्टर के पद पर ये नियुक्त होते हैं और फिर 1807 वर्ष तक इसी पद पर कार्य करते हैं। 1890 ईस्वी में कानून गो की परीक्षा को पास करने के उपरांत ये कानून गो के पद को सुशोभित करते हैं और उस कानून गो के पद से ये 1823 ईस्वी में सेवानिवृत्त होते हैं, रिटायर होते हैं और फिर अपना पूरा जीवन ये साहित्य सेवा में लगा देते हैं और साहित्य सेवा करते करते मार्च 1947 में ये ईश्वर को प्यारे हो जाते हैं। जो सपना इन्होंने भारत माता को आज़ाद होते हुए देखने का लिया था, वो सपना बिना देखे ही, बिना पूरा किए ही वो इस दुनिया से विदा हो जाते हैं। हम बात कर लेते हैं कि इन्हें कौन कौन सी उपाधियां प्राप्त हुई थी। उपाधि सुकवि, इन्हें कौन सी कवि उपाधि प्राप्त हुई थी, सुकवि की उपाधि प्राप्त हुई थी। एक बार इन्होंने कविता वर्धिनी सभा में ही जब काव्य गोष्ठी हो रही थी तो उस दौरान इन्होंने समस्या पूर्ति की। और क्या समस्या पूर्ति कि चार डग हमने भरे तो क्या किया, 4 डग हमने भरे तो क्या किया, है पड़ा मैदान कोसों का अभी, है पड़ा मैदान कोसों का अभी। वो क्या कहते हैं, 4 डग हमने भरे तो क्या किया, है पड़ा मैदान कोसों का अभी। तो वो क्या कहते हैं कि 4 डग हमने भरे तो क्या किया, है पड़ा मैदान कोसों का अभी। ठीक है, तो जब ये समस्या पूर्ति इन्होंने की तो इन्हें कौन सी उपाधि प्राप्त हुई, इन्हें सुकवि की उपाधि प्राप्त होती है। एक दूसरी उपाधि इन्हें मिलती है विद्या वाचस्पति। विद्या वाचस्पति, विद्या वाचस्पति की उपाधि इन्हें नागरी प्राचारणी सभा के द्वारा प्राप्त होती है। और ये 2 बार क्या है, हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति भी रह चुके हैं। कौन रह चुके हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय 2 बार हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति रह चुके हैं। और इन्हें क्या है, नागरी प्राचारणी सभा ने, नागरी प्राचारणी सभा ने इन्हें अभिनंदन, इन्हें अभिनंदन ग्रंथ प्रदान करके सम्मान दिया। और ये जो विद्या वाचस्पति की उपाधि है ये इन्हें कहाँ से मिलती है, इन्हीं नागरी प्राचारणी सभा के द्वारा मिलती है। और तीसरी इनकी उपाधि क्या थी, कवि सम्राट। कवि सम्राट, ये कवि सम्राट इनके प्रिय
प्रवास जो हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, उस हिंदी की खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है प्रिय प्रवास को। तो इस प्रिय प्रवास को लिखने के कारण इन्हें क्या है, कवि सम्राट की उपाधि से विभूषित किया जाता है। और एक और इन्हें उपाधि मिली है आधुनिक काल का सूरदास। आधुनिक काल का सूरदास कौन कहते हैं? खड़ी बोली का सूरदास कह लीजिए या आधुनिक काल का सूरदास, ये उपाधि कौन देते हैं? वो देते हैं गणपति चंद्र गुप्त। कहाँ देते हैं? इन्होंने 1865 ईस्वी में इनका एक इतिहास ग्रंथ प्रकाशित हुआ था जिसका नाम है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। उसमें क्या है, ये अयोध्या सिंह उपाध्याय को हिंदी खड़ी बोली का सूरदास या आधुनिक हिंदी का सूरदास कहते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि आधुनिक काल का सूरदास किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को। कौन कहते हैं? गणपति चंद्र गुप्त। ये भी पूछा जा सकता है गणपति चंद्र गुप्त ने कौन सा इतिहास ग्रंथ लिखा था? तो वो लिखा था हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। कब लिखा था? 1865 ईस्वी में। विद्या वाचस्पति किसे कहा जाता है? अयोध्या सिंह उपाध्याय को। सुकवि की उपाधि तो कई कवियों को प्राप्त है, तो ये प्रश्न आपसे नहीं पूछेगा। हाँ, ये पूछ सकता है कि 4 डग हमने भरे तो क्या किया, है पड़ा मैदान कोसों का अभी। ये पंक्ति किस कवि के द्वारा कही गई है? तो इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इनके द्वारा लिखी गई काव्य कृतियों की। इन्होंने अपने जीवन में बहुत सी काव्य कृतियाँ लिखी और अपने लेखन की शुरुआत करते हैं ये ब्रज भाषा लेखन से अपने लेखन की शुरुआत करते हैं। ये ब्रज भाषा में बहुत अच्छे कवि रहे हैं, बहुत बढ़िया लेखन, उत्कृष्ट लेखन इन्होंने ब्रज भाषा में किया, परंतु समय की आवश्यकता को देखते हुए फिर इन्होंने खड़ी बोली में लिखना शुरू कर दिया। जो पारंगता इन्हें ब्रज भाषा में प्राप्त थी, वही पारंगता फिर इन्होंने खड़ी बोली में हासिल करी। और प्रिय प्रवास जो इन्होंने लिखा 1914 ईस्वी में, वो हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य बन गया और जिसे 1938 में फिर हिंदी के सर्वोच्च पुरस्कार मांगला प्रसाद पारितोषिक से भी पुरस्कृत किया जाता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ इनके महाकाव्यों की बात करूंगी। महाकाव्य, इन्होंने अपने जीवन में 3 महाकाव्य लिखे हैं और ये तीनों ही महाकाव्य जो हैं वो युग की दृष्टि से जो है वो विभेद हैं, अलग अलग हैं। देखिए कैसे हैं। तो सबसे पहले बात करूंगी मैं प्रिय प्रवास की। प्रिय प्रवास कब प्रकाशित हुआ? 1914 ईस्वी में। और इसमें कितने सर्ग हैं? इसमें 17 सर्ग हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें 17 सर्ग हैं। यह खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। यह खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। इसका पहले नाम क्या था? ब्रजांगना विलाप था। इसका पहले नाम जो था वो ब्रजांगना विलाप था और बाद में इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया? प्रिय प्रवास कर दिया गया। और यह क्या है? यह संस्कृत निष्ठ शैली में लिखा गया है। शैली में संस्कृत के
वर्ण वृत्तों पर आधारित है। संस्कृत निष्ठ शैली में लिखा गया है और संस्कृत के वर्ण वृत्तों पर आधारित है। इसकी भाषा क्या है? इसकी भाषा जैसे बता ही दिया कि खड़ी बोली का ये प्रथम महाकाव्य है। और इसमें क्या है? इसमें श्री कृष्ण के मथुरा गमन का वर्णन है। इसमें श्री कृष्ण के मथुरा गमन का वर्णन है। मतलब कि जब श्री कृष्ण कंस वध के लिए मथुरा चले जाते हैं तो उस समय पीछे से जो गोपियां हैं, राधा हैं, उनके माता पिता हैं, उनकी क्या दशा होती है, तो उस कथा को आधार बना करके ये पूरा महाकाव्य रचा गया है। कितने सर्गों में रचा गया है? 17 सर्गों में रचा गया है। इसकी क्या विशेषता है? इसमें राधा और कृष्ण को विश्व सेविका और विश्व प्रेमी के रूप में दर्शाया गया है। ठीक है, इसकी क्या क्या विशेषता है? देखिए, सबसे पहले क्या विशेषता है कि कब लिखा गया? एक पॉइंट इसका याद करने का है और परीक्षा की दृष्टि से बहुत 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 महत्वपूर्ण है। हर परीक्षा में इसमें से प्रश्न जरूर पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले तो ये कौन से युग की जो महाकाव्य है, कौन से युग का है? द्विवेदी युग का महाकाव्य है। ठीक है। दूसरी क्या विशेषता है कि 1914 में रचा गया। तीसरा प्रश्न बनता है कि इसमें कितने सर्ग हैं? इसमें 17 सर्ग हैं। कौन सी भाषा का है ये खड़ी बोली में लिखा गया है। अगर पूछ लिए कि हिंदी में खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है, तो वो किसे कहा जाता है? प्रिय प्रवास को। प्रिय प्रवास का पहले नाम क्या था? बृजंगना विलाप था। कैसी शैली में लिखा गया है? संस्कृत निष्ठ शैली में लिखा गया है। संस्कृत वर्ण वृत्तों पर आधारित है। इसमें क्या कहानी है? इसमें श्री कृष्ण के मथुरा गमन का वर्णन है। इसमें राधा और कृष्ण को विश्व सेविका और विश्व प्रेमी के रूप में दर्शाया गया है। तो इसमें से कैसे वो प्रश्न बना सकता है? इसमें सत्य असत्य भी पूछ सकता है या फिर मिलान कीजिए का भी प्रश्न बन सकता है। जैसे ये सारे लाइनें मैंने दे रखी है ना, हो सकता है कि इन्हीं पंक्तियों को लिख दे। मतलब जैसे कि 4 पंक्तियां सही लिख करके एक पंक्ति गलत लिख दे। मतलब ये लिख दे कि प्रिय प्रवास का प्रकाशन 1914 की बजाय वो 1918 लिख करके और आपसे ये पूछ ले कि बताइए इनमें से असत्य कौन सा है। जब आपने उसको डीपली पढ़ा हुआ होगा तभी आप सत्य और असत्य जान पाएंगे। केवल अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित जो ऑप्शनल टाइप किताबें आती हैं उन्हें पढ़ करके अगर चाहें कि परीक्षा में बैठ जाएंगे 1000-2000 प्रश्न पढ़ करके और परीक्षा उत्तीर्ण कर लेंगे, तो ऐसा अब संभव नहीं है। अब उन पुरानी बातों को भूल जाइए। अगर आपने परीक्षा में उत्तीर्ण होना है तो आपको किताबें पढ़नी होगी, बहुत गहराई से, बहुत विस्तार से पढ़ना होगा, तभी आप उत्तीर्ण हो पाएंगे। तो जैसा कि आपको मैंने बताया, इसी प्रकार से प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है। अगला इनका महाकाव्य है जिसका नाम है पारिजात। दूसरा महाकाव्य है इनका जिसका नाम है पारिजात। कब प्रकाशित हुआ था? ये 1937 ईस्वी में। और इसमें कितने सर्ग हैं? इसमें 15 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं इसमें? इसमें 15 सर्ग हैं। और इसकी क्या विशेषता है पारिजात की कि इसमें
इसमें कवि के धार्मिक और दार्शनिक विचार प्रस्तुत हुए हैं, या ये कह लीजिए कवि ने किए हैं। तो क्या विशेषता है? धार्मिक और दार्शनिक विचार प्रस्तुत हुए हैं। इसमें किसी कथा को माध्यम नहीं बनाया गया, बल्कि जहाँ जो भी कवि को अच्छा लगती है कोई बात, उसको कविता के रूप में बना करके और इस पारिजात में वो स्थान देते हैं। तो पारिजात क्या है? 1937 ईस्वी में। और इसमें कितने सर्ग हैं? इसमें 15 सर्ग हैं। पैसे 15 पैसे पारिजात, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। कवि के धार्मिक और दार्शनिक विचार इसमें प्रस्तुत हुए हैं। और हाँ, इसमें ये पूछ सकता है कि युग की दृष्टि से जो पारिजात है वो किस युग की रचना है? तो वो पारिजात जो है ये छायावाद युग में बैठती है। छायावाद युग, ठीक है। तो ये छायावादी युग की, वैसे तो द्विवेदी युग के महान कवि में से माने जाते हैं ये, परंतु इनका जो लेखन है वो कुछ भारतेंदु युग में भी आता है, कुछ द्विवेदी युग में भी आता है, कुछ छायावादी युग में भी वो लिखते हैं, और थोड़ा बहुत लेखन इनका प्रगतिवाद में भी चला जाता है। किसकी दृष्टि से? कालक्रम की दृष्टि से, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से, ठीक है। तीसरा जो है वो इनका नाम है वैदेही वनवास। वैदेही वनवास, वनवास, वैदेही वनवास ये कब प्रकाशित हुआ? 1940 ईस्वी में। और इसमें कितने सर्ग हैं? इसमें 18 सर्ग हैं। इसमें 18 सर्ग हैं। और इसकी क्या विशेषता है? जैसा कि 1940 जो है वो किस में आता है? प्रगतिवाद में आता है ना। तो युग की दृष्टि से कौन से काल की रचना बैठती है? ये प्रगतिवाद की रचना है। और वैदेही वनवास की विशेषता क्या है? ये लिखे तो तीनों ही कौन सी बोली में गए हैं? पारिजात भी खड़ी बोली में लिखा गया है, वैदेही वनवास भी खड़ी बोली में लिखा गया है। इसमें 15 सर्ग हैं, इसमें 18 सर्ग हैं। और जो प्रिय प्रवास था उसमें 17 सर्ग थे, ठीक है। तो इसमें क्या है? इसमें सीता के निर्वासित होने की कथा कही गई है। जब राम ने सीता को अपने राज्य से निकाल दिया था, किसकी बात सुन करके? प्रजा की बात सुन करके। तो इसमें क्या है? उसी कहानी को स्थान दिया गया है। सीता की मार्मिक दशा का इसमें चित्रण किया गया है। परंतु इसकी विशेषता क्या है कि जिस प्रकार इनका प्रिय प्रवास महाकाव्य बहुत सफल महाकाव्य माना जाता है, उसी प्रकार से वैदेही वनवास इतना सफल महाकाव्य नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका कलेवर जो है वो संक्षिप्त है। चाहे सर्ग 18 है, परंतु उनको अधिक विस्तार नहीं दिया गया। और इसमें राम के शक्ति, सौंदर्य और शील का इतना अधिक विस्तृत वर्णन नहीं हो पाया है जितना होना चाहिए, जिस कारण से यह जो है वो इतने अधिक उत्कृष्ट महाकाव्यों में नहीं गिना जाता है। तो ठीक है, इन्हें याद कर लीजिए। पारिजात में कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। कब प्रकाशित हुआ? 1937 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। वैदेही वनवास 1940 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसमें 18 सर्ग हैं और इतनी अधिक उत्कृष्ट ये रचना नहीं मानी जाती। अब इनकी काव्य कृतियों की बात हम करेंगे। तीनों ही जो महाकाव्य या प्रबंध काव्य मैंने बताए हैं आपको, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हर परीक्षा में 1 या 2 प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, तो बहुत ध्यान से इसे आप याद कीजिएगा।
अगली जो काव्य कृतियां हैं उनकी बात करती हूं मैं। काव्य कृतियां, तो सबसे पहली जो इनके जीवन की काव्य कृति थी उसका नाम था कृष्ण शतक, जो कब प्रकाशित हुई थी इनकी 1882 में, मतलब कि भारतेंदु युग में इन्होंने लिखना शुरू कर दिया था। कृष्ण शतक ये कौन सी भाषा में लिखी गई थी? ब्रज भाषा में लिखी गई थी। और ये क्या थी? यह इनकी पहली रचना थी। यह इनकी प्रथम कह लीजिए या पहली कह लीजिए, यह इनकी प्रथम रचना थी। कौन सी भाषा में इन्होंने पहले लिखना शुरू किया था? ब्रज भाषा में कृष्ण शतक लिखी थी। 1882 में प्रकाशित हो चुकी थी और यह इनकी प्रथम रचना थी। ठीक है, उसके बाद इनकी अगली रचना मिलती है रसिक रहस्य। रसिक रहस्य, इससे पहले ये एक उपन्यास भी लिखते हैं, उसकी बात हम बाद में करेंगे। रसिक रहस्य जो है वो इनकी रचना मिलती है 1899 ईस्वी में, और अगली इनकी रचना है ये भी ब्रज भाषा में ही है, ब्रज भाषा में। ठीक है, 1914 से पहले की जितनी भी इनकी रचनाएं हैं वो सारी ब्रज भाषा में हैं, तो बार बार लिखने की ज़रूरत मुझे नहीं है, आप समझ ही जाइए जब मैं लिख रही हूँ। ठीक है, कृष्ण शतक 1882 में, रसिक रहस्य 1899 ईस्वी में, और प्रेम प्रपंच 1900 में, प्रेमांबु वारिधि 1901 में, और अगली इनकी रचना थी अभी जो मैंने आपको बताया था, कौन सी? प्रिय प्रवास। कब प्रकाशित हुई थी? 1914 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। प्रिय प्रवास के पश्चात ये लिखते हैं पद्य प्रसून। 1925। ये किस में है? ये ब्रज भाषा में है। मैंने आपको बताया था कि 1914 के पश्चात ये कौन सी भाषा में लिखना शुरू कर देते हैं? खड़ी बोली में, परंतु फिर भी 1925 ईस्वी में इन्होंने पद्य प्रसून लिखा है। उसकी भाषा क्या रखी है? इन्होंने ब्रज भाषा रखी है। और इसकी विशेषता क्या है? इसमें तत्कालीन समस्याओं का वर्णन किया गया है। इसमें तत्कालीन समस्याओं का वर्णन मिलता है। क्या मिलता है इसमें? तत्कालीन समस्याओं का वर्णन। ठीक है, तो ये कौन सी रचना थी इनकी? पद्य प्रसून। और बहुत महत्वपूर्ण है चोखे चोपदे। चोखे चोपदे और चुभते चोपदे। चुभते चोपदे, दोनों ही रचनाएं 1924 में। और इनकी क्या विशेषता है? इनमें मुहावरेदार शैली का प्रयोग मिलता है। इनमें मुहावरेदार शैली का प्रयोग मिलता है। पूछ सकता है आपसे कि मुहावरेदार शैली का प्रयोग किस में मिलता है? तो मिलता है चोखे चोपदे और चुभते चोपदे में। अगली इनकी रचना देखिए, रस कलश। कब प्रकाशित हुई? 1931 में। और ये क्या है? ये ब्रज भाषा में ही लिखी गई है। भाषा कौन सी है इसकी? ब्रज भाषा है। और इसकी क्या विशेषता है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह रीतिकालीन
पद्धति पर आधारित है। रीतिकालीन पद्धति पर आधारित है। क्यों रीतिकालीन पद्धति पर आधारित है? इसमें रीतिकाल जैसी अश्लीलता नहीं मिलती, बल्कि इसमें रीतिकाल की भांति क्या मिलता है? शास्त्रीय निरूपण मिलता है। काव्य शास्त्रीय निरूपण, काव्य शास्त्रीय निरूपण मिलता है इसमें, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? ये रीतिकालीन पद्धति पर आधारित है। इसमें क्या किया गया है? इसमें रस व नायिका भेद से संबंधित, इसमें रस व नायिका भेद से संबंधित मौलिक उद्भावनाएं की गई हैं। मौलिक उद्भावनाएं की गई हैं। मतलब क्या है कि जैसे कि जो रीतिकाल के कवि हैं वो नायिकाओं के अनेक भेद मानते हैं, जैसे मुग्धा, प्रौढ़ा, सब किया, पर किया। उसी प्रकार से इन्होंने नायिका के भेद तो बताए, परंतु नायिका भेद के लिए इन्होंने अपनी स्वयं की एक परिभाषा गढ़ दी। उन्होंने नायिकाओं के 8 भेद बताए हैं और उत्तमा नायिका जो है वो इनकी मौलिक उद्भावना है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने उत्तमा नायिका, इन्होंने उत्तमा नायिका की उद्भावना करते हुए इसके 8 प्रकार बताए हैं। 8 प्रकार बताए हैं। कौन कौन से बताए हैं 8 प्रकार? सारे तो नहीं लिखूंगी, कुछ लिखूंगी। जैसे वो कहते हैं लोक सेविका, लोक सेविका, पति प्रेमिका, पति प्रेमिका, परिवार सेविका, परिवार सेविका, अनुरागिनी। इस प्रकार से ये क्या है? ये 8 भेद जो है वो नायिका के बताते हैं। और किस नायिका के बताते हैं? उत्तमा नायिका के वो बताते हैं। बहुत बहुत महत्वपूर्ण कृति है इनकी। रसकलश किसके लिए इतनी ज़्यादा प्रसिद्ध हुई? क्योंकि इन्होंने इसमें नायिका की मौलिक उद्भावना की है। इस कारण से इसकी मौलिकता को देखते हुए ये जो रसकलश है ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचना इनकी सिद्ध हुई है। ठीक है। अगली जो इनकी रचना है उसका नाम है रसकलश, तो हमने कर ली। उस अगली का नाम है बोलचाल। अगली कृति है इनकी बोलचाल, 1928 ईस्वी में। और इसमें भी मुहावरेदार शैली का प्रयोग किया गया है। इसमें भी क्या किया गया है? मुहावरेदार शैली का प्रयोग किया गया है। ठीक है। अगली इनकी रचना है जिसका नाम है फूल पत्ते। फूल पत्ते कब प्रकाशित हुई थी? 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ठीक है। अगली इनकी रचना है जिसका नाम है ग्राम गीत। ये प्रकाशित हुई थी 1938 में। और हरियोध सतसई प्रकाशित हुई थी 1940 में। और मर्म स्पर्श ये प्रकाशित हुई थी। इनकी मृत्यु उपरांत ये रचना प्रकाशित हुई थी 1956 ईस्वी में। तो आपसे पूछ सकता है कि हरियोध की मृत्यु उपरांत रचना का नाम बताइए। ऑप्शन में ये फूल पत्ते, ग्राम गीत, हरियोध
सतसई और मर्म स्पर्श, ये चारों ही आ सकते हैं। और आपको अच्छे से याद रखना होगा कि मर्म स्पर्श जो है वो इनकी मृत्युपरांत प्रकाशित रचना है। तो ये क्या थी? ये थी इनकी काव्य कृतियाँ। और इनके उपन्यास, नाटक, इतिहास ग्रंथ इत्यादि का जिक्र जो है वो अगले व्याख्यान में होगा, क्योंकि इसमें करवाने लगी तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अगर आपको मेरा ये व्याख्यान पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।